अगला सवेरा बहुत बड़े फलों के बगीचे और चाय बागान में घूमने फिरने और झरने पर जाकर स्नान करने में बिताया। लगभग दोपहर को तहसीलदार चंपावत से सुरक्षित लौट आया, जिससे मुझे बहुत राहत मिली। नीचे की ओर ढलती जाती लंबी पहाड़ी की ओर दृष्टि किए, जिस पर दूर तक गांव बसा हुआ था, खड़ा उनसे बातें कर रहा था। गांव चारों तरफ खेतों से घिरा हुआ था। तब मैंने गांव से एक आदमी को बाहर निकलते और अपनी ओर पहाड़ी पर चढ़कर आते हुए देखा। ज्यों ज्यों यह आदमी पास आता गया, मैंने देखा कि कभी वह दौड़ने तो कभी चलने लगता, और यह बिल्कुल साफ लग रहा था कि वह कोई महत्वपूर्ण खबर लेकर आ रहा है। तहसीलदार को यह कहकर कि बस 2-4 मिनट में वापस आया, मैं पहाड़ी पर नीचे की ओर दौड़ पड़ा, और जब उस आदमी ने मुझे आते देखा तो वह सुस्ताने बैठ गया। जब मैं उसके इतने पास पहुंच गया कि उसकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ जाए तो वह चिल्लाया, जल्दी आइए साहब, नरभक्षी ने अभी अभी एक लड़की को मार डाला है। मैंने उत्तर में उसे कहा, वहीं चुपचाप बैठे रहो, और मुड़कर बंगले की तरफ दौड़ा। राइफल और कुछ कारतूस लेते लेते मैंने यह खबर तहसीलदार को भी बता दी और उसे कहा कि मेरे पीछे पीछे गांव में चले आओ। वह आदमी चलकर मेरे पास आया था। वह अत्यधिक परेशान हो गए उन लोगों में से था जिनकी टांगें और मुंह दोनों एक साथ काम नहीं कर पाते। जैसे ही उसने मुंह खोला, वह मुर्दे की तरह नीचे गिर पड़ा, और जब वह दौड़ने लगा तो उसका मुंह बंद हो गया। इसलिए उसे मुंह बंद रखो और रास्ता दिखाओ कहकर हम चुपचाप पहाड़ी पर से नीचे की तरफ भागते चले गए। गांव में उत्तेजित पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की भीड़ हमारा इंतजार कर रही थी, और जैसा ऐसे अवसरों पर आमतौर पर होता है, सभी ने एक साथ बात कहना शुरू कर दिया। एक आदमी गर्व से यह चटर पटर बंद कराने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे एक तरफ लेकर गया और कहा, मुझे सब कुछ बताओ कि क्या और कब हुआ। गांव से लगभग 1 फलांग की दूरी पर हल्के ढलान पर खड़े कुछ बिखरे हुए बांज वृक्षों की ओर संकेत करते हुए उसने बताया कि कोई 1 दर्जन लोग इन वृक्षों के नीचे सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे कि एकाएक शेर प्रकट हुआ और उनमें से एक 16 वर्ष की लड़की को पकड़ लिया। टोली के बाकी लोग गांव की तरफ वापस भागे, और जैसे कि पता ही था कि मैं बंगले में ठहरा हुआ हूँ, तुरंत एक आदमी मुझे खबर देने के लिए रवाना कर दिया गया। जिस आदमी से मैं बात कर रहा था उसकी पत्नी भी उस टोली में थी, और उसने एक पहाड़ के स्कंद पर खड़े उस वृक्ष की ओर संकेत करते हुए मुझे दिखाया जहां शेर ने लड़की को पकड़ा था। टोली में से किसी ने पलटकर यह नहीं देखा कि शेर अपना शिकार उठाकर ले जा रहा है या नहीं, और यदि ले जा रहा है तो वह किस दिशा की ओर लेकर गया है। भीड़ को यह समझा कर कि वे कोलाहल न करें और मेरे लौटने तक गांव में ही रहें, मैं उस वृक्ष की दिशा की ओर आगे बढ़ा। यह भूमि अच्छी तरह खुली थी, और यह समझना मुश्किल था कि शेर जितने बड़े आकार का कोई जानवर बिना किसी को दिखाई पड़े 12 लोगों के पास पहुंच जाए और उसके आने की किसी को भनक तक न पड़े, जब तक कि दम घुटने के कारण उस लड़की की आवाज से उनका ध्यान उनकी ओर आकर्षित न हो गया हो। जहां लड़की को शेर ने मारा था उस जगह रक्तस्राव का निशान बन गया था, और उसके पास ही और इस चमकीले लाल स्राव से भिन्न चमकीली नीली गुरियों की टूटी माला पड़ी हुई थी जो उस लड़की ने पहले पहनी हुई थी। इस जगह से पहाड़ी स्कंद का चक्कर लगाता रास्ता ऊपर की ओर जाता था। शेरनी का अपना रास्ता स्पष्टतः दिखाई पड़ रहा था। इसके एक तरफ रक्त के बड़े बड़े धब्बे पड़े थे जिधर लड़की का सिर लटका हुआ था, दूसरी तरफ उसके पैरों के खिसकते जाने की लीक बनी हुई थी। पहाड़ी पर आधा मील ऊपर चढ़ने पर मुझे उस लड़की की साड़ी और पहाड़ी के मत्थे पर उसकी चोली पड़ी मिली। एक बार फिर शेरनी नंगी स्त्री को ले जा रही थी, परंतु इस बार दयापूर्वक। इस बार उसका बोझ मृत स्त्री थी। पहाड़ी के मस्तक पर यह मार्ग कटीले आड़ू की झाड़ियों के बीच से होकर जाता था, जिसके कांटों में लड़की के चमकीले काले बालों के कुछ गुच्छे उलझकर फंस गए थे। इससे आगे पिच्चू घास की क्यारी थी जिसमें से होकर शेरनी आगे गई थी। मैं इस अड़चन से निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि मुझे अपने पीछे किसी की पदचाप सुनाई दी। पलट कर देखा तो राइफल लिए एक आदमी मेरी तरफ आ रहा है। मैंने पूछा कि मेरे पीछे पीछे क्यों आए, जब मैंने गांव में सभी को कह दिया था कि गांव छोड़कर कहीं न जाएं। उसने बताया कि तहसीलदार ने मुझे आपके साथ जाने का आदेश दिया है और हुक्म उदूली करने में उसे डर लगता है। वह उस हुक्म को पूरा करने पर तुला हुआ। मुझे लगा इसलिए उससे बहस करना मूल्यवान समय की बर्बादी ही होती, इसलिए मैंने उसे अपने भारी बूट उतार देने को कहा जिन्हें वह पहने हुआ था, और जब उसने झाड़ी में उन्हें छिपा दिया तो मैंने उसे बिल्कुल पास पास रहने और पीछे की तरफ पूरी पूरी चौकसी रखने की सलाह दी। मैं बहुत पतली जुराब
निक्कर और रबड़ के तले वाले जूते पहने हुए था, और चूंकि बिच्छू घास से बचकर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए शेरनी की तरह उसमें से होकर ही मैं आगे बढ़ा, जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई। बिच्छू घास के बाद रक्त की लीक बाईं तरफ मुड़ गई और सीधी बहुत खड़ी चढ़ाई वाली चट्टान पर दिखाई पड़ी, जिस पर घनी फर्न और रिंगाल बांस लगे हुए थे। उससे नीचे 100 गज चलकर रक्त की लीकें सकरे और बहुत ढलवा जलमार्ग में पहुंच रही थी, जिससे नीचे शेरनी कुछ कठिनता से ही गई होगी, जैसा कि उससे उखड़े पत्थरों और मिट्टियों से दिखाई पड़ रहा था। इस जलमार्ग के किनारे किनारे में 500 या 600 गज तक चलता गया। जितना हम आगे चलते जाते, मेरा साथी उतना ही ज्यादा परेशान होता जाता। दर्जनों बार उसने मेरा हाथ पकड़कर आंसुओं से भरी आवाज में मेरे कान में फुसफुसाया कि मुझे इधर या उधर या पीछे की तरफ ही शेर की आवाज सुनाई दे रही है। पहाड़ी से लगभग आधे तक उतरने पर हम लगभग 30 फुट ऊंचे बड़े चट्टानी शिखर पर पहुंचे, और चूंकि उस व्यक्ति को अब तक नरभक्षी शिकार का उतना काफी आनंद आ चुका था जितना वह सह सकता था, मैंने उसे चट्टान पर चढ़ जाने और मेरे लौटने तक उसी पर टिके रहने का आदेश दिया। बड़ा खुश होकर वह उस पर चढ़ गया, और जब वह शिखर पर पहुंच गया और वहां से संकेत दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, तो मैं फिर नीचे जलमार्ग के सहारे आगे बढ़ने लगा, जो चट्टान का चक्कर लगाकर आगे 100 गज तक सीधा आगे जाकर एक गहरे खड्ड में मिलता था, जो बाएं तरफ से वहां पहुंचता था। उनके संगम पर एक छोटा सा कुंड था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे जलाशय की अपनी ओर रखते कुछ धब्बे दिखाई पड़े। शेरनी लड़की को सीधे इसी जगह लेकर आई थी, और मेरे आगमन ने उसके भोजन में विघ्न डाल दिया था। हड्डियों के टुकड़े गहरे पगचिन्हों के चारों तरफ बिखरे हुए थे। पगचिन्हों में रंगीन जल धीरे धीरे रिसता जा रहा था। कुंड के किनारे पर एक वस्तु पड़ी थी, जिसे जलमार्ग पर नीचे पहुंचने पर देख मैं समझ नहीं पाया था, परंतु अब देखा तो वह मानव की टांग का टुकड़ा था। नरभक्षियों का बाद के वर्षों में किए गए शिकार में मैंने उतनी दर्दनाक कोई वस्तु नहीं देखी जितनी वह टांग, जिसका घुटने से कुछ नीचे का मांस तोड़कर इस तरह सफाई से अलग कर दिया गया था जैसे कुल्हाड़ी के एक वार से उसे काटा गया हो, जिससे गर्म रक्त अभी भी टपक रहा था। टांग को देखते हुए मैं शेरनी के बारे में बिल्कुल भूल गया था। एकाएक मुझे अनुभव हुआ कि मैं बड़े भारी खतरे में हूं। जल्दी ही मैंने राइफल का कुंदा जमीन पर टिकाया, दोनों उंगलियां उसके घोड़े पर रख दी, और जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया तो अपने सामने के 15 फुट ऊंचे तट पर कुछ मिट्टी ढलवा पार से नीचे की ओर लुढ़कती और जलकुंड में आकर गिरती देखी। नरभक्षी का शिकार करने के काम में अभी मैं नौसिखिया था, अन्यथा आक्रमण किए जाने के प्रति अपने को मैंने इस तरह खुलाने डाल दिया होता जैसा मैंने कर डाला था। अपनी राइफल ऊपर उठा देने की तत्काल क्रिया ने संभवतः मेरी जान बचा दी थी, और शेरनी ने छलांग लगाना रोककर या बचने के लिए मुड़ने पर तट के शीर्ष बहा की कुछ मिट्टी उखाड़ दी थी। तट बहुत ही ढलवा था और उस पर सरक सरक कर नहीं चढ़ा जा सकता था, और ऊपर पहुंचने का एकमात्र तरीका भाग कर चढ़ना था। थोड़ी दूर जलमार्ग पर पहुंचकर मैं नीचे की तरफ दौड़ा। बीच में कुंड पड़ा और दूसरी तरफ काफी दूर तक चला गया, और एक झाड़ी पकड़कर दूसरे किनारे पर चढ़ गया। स्ट्रोबाइलेंथस की क्यारी ने, जिसकी मुड़ी हुई डंडियां धीरे धीरे फिर से खड़ी हो रही थी, दिखा दिया कि कहां से और कैसे कुछ देर पहले शेरनी वहां से होकर गुजरी थी। और उससे कुछ दूर आगे जाकर एक पड़ी हुई नीचे लटकती चट्टान थी, जहां उसने अपना मारा हुआ शिकार उस समय रखा था जब वह मुझ पर एक नजर डालने आई थी। लड़की को ले जाते हुए उसका रास्ता अब कई एकड़ क्षेत्र में फैले हुए चट्टानी वीरानों में से होकर जा रहा था, जहां से होकर जाना कठिन और खतरनाक दोनों ही था। चट्टानों के बीच पड़ी दरारें और गर्तों पर फर्न और ब्लैकबेरी की बेलों ने आवरण डाल रखा था, और एक गलत कदम पड़ना जिससे आसानी से किसी का कोई भी अंग टूट सकता था, घातक भी सिद्ध हो सकता था। ऐसी दशा में आगे धीरे धीरे ही बढ़ा जा सकता था, और इसका लाभ उठाकर शेरनी भोजन करने में लगी हुई थी। दर्जनों बार मैंने देखा कि उसने कहाँ विश्राम किया था, और प्रत्येक विश्राम के बाद रक्त की लीक अधिकाधिक स्पष्ट होती चली गई थी। उसके द्वारा मारा गया वह 436वां मानव शिकार था, और भोजन करते समय बचाव टोलियों द्वारा वित्त डाले जाने पर वह काफी अभ्यस्त हो चुकी। परंतु मेरा ख्याल है पहली ही बार ऐसा हुआ था कि उसका पीछा इतनी तत्परता से किया जा रहा था, और वह गुर्रा गुर्रा कर अपनी नाराजगी प्रकट करने में लगी हुई थी। शेर की गुर्राहट को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी है कि कोई ऐसी परिस्थिति में हो जैसी में मैं था। चारों तरफ चट्टानें, बीच में घनी वनस्पति
और प्रत्येक पग को जांच जांच कर रखने की आवश्यकता, ताकि वह नित्य गड्ढों और गुफाओं में सीधा सिर के बल गिरने से बचा रहे।